तो अब हम प्रतियोगिता दर्पण के फरवरी अंक पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। और जब मैं इसका विश्लेषण कर रहा था तो इसमें ज़्यादा वन लाइनर फैक्ट मिले हैं आपके लिए, तो आप इसको देखिएगा और इससे जुड़े घटनाक्रम को, जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, आत्मसात करने का प्रयास करें, मतलब याद करने का प्रयास करें सरल शब्दों में। शुरू करते हैं चर्चा। राष्ट्रीय घटनाक्रम में नए चुनाव के पश्चात भारी बहुमत के साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकारें, तेलंगाना में कांग्रेस, मिजोरम में स्थानीय दल की सरकार। ये हेडिंग आपको पता होनी चाहिए, बिल्कुल पता होनी चाहिए, और आप जान भी रहे होंगे ऐसा मुझको विश्वास है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, है ना, इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम यदि आप याद कर लें तो और अच्छा है। कुछ और चीजें आप अपने एडवांसमेंट के लिए बता सकते हैं। ये ऐसा घटनाक्रम है जैसे भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री बने, कहाँ के बने? राजस्थान के, है ना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने? मोहन यादव। छत्तीसगढ़ के, हाँ, साय जी, आपको पता है, ठीक। अब आइए भारत 2023, थोड़ा सा पिछले वर्ष की कुछ प्रमुख घटनाओं को यहां पर बताया गया है 2024 के अंक में। अब उसमें जो आपको काम का है आपके लिए, उसको मैं बताने जा रहा हूं। जैसे चीन को पीछे छोड़ भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बना। लिखें इसको, 24 अप्रैल को। आज दुनिया में नंबर 1 की जनसंख्या भारत की हो गई है। चीन से हम आगे निकल गए। चीन को पीछे छोड़ भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बना। 24 अप्रैल का ये घटनाक्रम है, 24 अप्रैल को। ये 24 अप्रैल 2023 में ऐसा हुआ है। एक साल पहले हम चाइना से आगे निकल चुके हैं। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास पहली बार सॉफ्ट लैंडिंग करके चंद्रयान 3 ने इतिहास रचा 23 अगस्त को। तो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास, हम ऐसे तो इस पर बहुत चर्चा कर चुके हैं, आपको सर लोग बताए होंगे, नहीं बताए होंगे तो आप जरूर जानिए। हम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे, बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी। और ये कौन से मिशन की उपलब्धि थी? मिशन चंद्रयान 3, मिशन चंद्रयान 3। उसके बाद मिशन आदित्य, तो ये सौर अवलोकन है, सूर्य से संबंधित है। आदित्य का मतलब ही क्या होता है? सूर्य। मिशन आदित्य, मिशन आदित्य सूर्य के अवलोकन से संबंधित है। एक बात और अच्छे से सुनिएगा, मैं लोगों का ध्यान आकर्षित करा रहा था पढ़ाते समय पिछले बैच में, जिन लोगों ने मेंस दिया, कि वसुधैव कुटुंबकम, ये हमने G20 शिखर सम्मेलन में एक स्लोगन को थीम बनाया था। ये भारत का वैसे सदियों पुराना थीम है, हम जानते हैं, हम उपनिषदों में, वेदों में पढ़ते आए हैं, वसुधा एव कुटुंबकम, अर्थात यह संपूर्ण वसुधा यानी पृथ्वी एक परिवार है। और ये स्लोगन G20 में प्रसिद्ध हुआ। अब ये मेंस और प्री की परीक्षाओं में इससे संबंधित 60 नोट्स पूछा जा सकता है, तो इसलिए इस स्लोगन को फिर से याद रखें। ये कहां से लिया गया है, आपका एक होमवर्क है, वसुधैव कुटुंबकम। इसका सोर्स पता कीजिएगा इस शब्द का, वसुधैव कुटुंबकम, देश करके लिखना, वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। वसुधैव कुटुंबकम, जिसका सेंस क्या हो रहा है G20 के संदर्भ में। वैसे शाब्दिक अर्थ में जाओगे, वसुधा एव कुटुंबकम, यह पृथ्वी ही हमारा, यह पृथ्वी ही सबका क्या है? हमारा परिवार है। वसुधा एव कुटुंबकम, पृथ्वी ही कुटुंब है, संपूर्ण पृथ्वी परिवार है। तो एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य थीम के तहत नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। G20 शिखर सम्मेलन का थीम था वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। एशियाई खेल कहां हुए पूछा जाएगा। एशियाई खेल कहां हुए? हांगजो। हांगजो के एशियाई खेल में भारतीय दल ने बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की, जिसमें एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स
हाँ, मतलब एशियाई खेल कहाँ हुए? हांगजो में, ये आपको याद रखना है। फिर एक और उपलब्धि है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा का नाम ऐसा शायद कोई होगा जो ना जान रहा होगा। नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं, पहले भारतीय बन गए नीरज चोपड़ा। सात्विक साईराज, रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी विश्व रैंकिंग में नंबर 1 बनने वाली पहली भारतीय जोड़ी बनी। बार बार इनका नाम आ रहा है, बार बार। अब आप जान गए हैं कि ये दोनों बड़े बड़े प्लेयर हैं। आगे देखिए क्रिकेट। भारत ने आईसीसी U19 महिला T20 विश्व कप का पहला संस्करण जीता। ठीक है, महिला T20 विश्व कप चैंपियन भारत जीता। विराट कोहली सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए 50 वनडे शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने। थोड़ी देर पहले कवर करके हटे। भारत ने विश्व कप की मेजबानी की और ऑस्ट्रेलिया से फाइनल हारने तक टूर्नामेंट में अजेय रहा। बिल्कुल ठीक है। हमने आईपीएल भी का आयोजन कराया। एमएस धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स ने मौजूदा चैंपियन गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर 5वां आईपीएल खिताब जीता। 6वां भी हो चुका है क्या? यदि देखो आपकी नजर में ये रहना चाहिए, 5वां, फिर 6वां, फिर 7वां, जैसा जैसा होते जाएगा। अब जो नहीं रह करके दिया गया है पिछले वर्ष की बड़ी हस्तियां, उसमें देखो हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन का निधन हुआ। जो नहीं जानता है वो अपनी कॉपी में लिख ले, एमएस स्वामीनाथन। कौन है एमएस स्वामीनाथन? हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति के जनक। बिशन सिंह बेदी का निधन हुआ। तो हमने अभी चर्चा की थी बिशन सिंह बेदी। किसी के दिमाग में आया? हाथ उठाओ, कितने लोग बता सकते हैं पिछले लेक्चर में? हाँ, बाकी लोग का होश नहीं है। बिशन सिंह बेदी क्रिकेट से जुड़े हैं। हॉल ऑफ फेम में सुनील गावस्कर और बिशन सिंह बेदी सबसे पहले शामिल हुए थे। सुनील गावस्कर बल्लेबाज हैं बताया गया था और बिशन सिंह बेदी बॉलर हैं और कैप्टन भी रहे हैं भारतीय टीम के। बिशन सिंह बेदी का निधन हुआ, सुब्रत राय का निधन हुआ, है ना। तो इन चीजों को आप जानते रहिए। आगे बढ़ते हैं। लिखिए, गुजरात का गरबा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ICH। गुजरात का गरबा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची। उसमें भारत का कौन सा नृत्य शामिल हो गया? गरबा नृत्य। यह नृत्य यूनेस्को की इस सूची में शामिल होने वाली भारत की 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। और क्या क्या चीजें शामिल हो चुकी हैं देखिए, नीचे से बढ़ते चलते हैं। लिख लिए ना, गरबा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल। क्या होता है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची? ऐसी चीजें जो मूर्त रूप में नहीं दिखेंगी, मतलब कोई बिल्डिंग मूर्त दिख रही है, ऐसी चीजें जो अमूर्त हैं, और वो भी तो दुनिया की क्या है? सांस्कृतिक विरासत है। तो हमारा गरबा नृत्य, इसके पहले 2008 में वेदों की चैंटिंग, रामलीला, केरल का कुट्टियत्तन रंगमंच एवं नृत्य, गढ़वाल क्षेत्र की रम्मन पूजा, केरल का डांस डामा मुदियत्तू, राजस्थान का लोकगीत एवं नृत्य कालबेलिया। ऐसे इस सूची को आप ऐसा सिंपल पढ़ते रहेंगे तो आप ये जानेंगे कालबेलिया नृत्य का संबंध किस प्रदेश से है? राजस्थान। छऊ नृत्य कहां से जुड़ा है? वैसे बिहार का है, पूर्वी भारत लिखा हुआ है। मणिपुर का नृत्य और संकीर्तन, पीतल और तांबे के बर्तन बनाने के पंजाब के समुदाय विशेष की कला। 2016 में योग को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया। कुंभ मेला भी शामिल हो चुका है, कलकत्ता का दुर्गा पूजा शामिल हुआ था, और अब गरबा को शामिल किया गया है यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में। रुकिए, लिखिए इसको। DRDO ने राज्य सरकार के अनुरोध पर उड़ीसा के तट पर
मिसाइल परीक्षण टाल दिए मार्च 2024 तक। डीआरडीओ ने राज्य सरकार के अनुरोध पर उड़ीसा के तट पर मार्च 2024 तक मिसाइल परीक्षण टाले। सुनिएगा, बार बार दोहरा रहा हूं। डीआरडीओ ने राज्य सरकार के अनुरोध पर उड़ीसा के तट पर मार्च 2024 तक मिसाइल परीक्षण टाले। मतलब अब उड़ीसा के तट पर हम मिसाइल परीक्षण नहीं करेंगे, ऐसा किसका कहना है? डीआरडीओ का। कम से कम कब तक? मार्च 2024। तो इस घटनाक्रम को आपको जानना है। कोई बता सकता है कि क्यों मिसाइल परीक्षण नहीं करेंगे? मैंने पिछली क्लास में बताया था, वहां पर कछुओं की एक दुर्लभ प्रजाति है, जिस प्रजाति का नाम है ओलाइव राइडले, और उस प्रजाति को बचाने के लिए वहां पर मिसाइल परीक्षण को रोका गया है। और साथ ही साथ और क्या चर्चा में है, तो जो उड़ीसा का वो तट है, उस तट का नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। पहले वो व्हीलर द्वीप था, और वो देखिए, सुन लीजिए पूरे घटनाक्रम को, और धीरे धीरे सब तरीके से शांति से आपको बता रहा हूं। ओडिशा के तट पर व्हीलर द्वीप से, व्हीलर द्वीप मतलब उसका नाम चेंज हो गया। ये प्रश्न बनेगा, व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। उड़ीसा के तट पर व्हीलर द्वीप से अग्नि-1 का परीक्षण डीआरडीओ द्वारा 7 दिसंबर 2023 को किया गया था। इसके पश्चात अब मार्च 2024 तक इस द्वीप पर कोई मिसाइल परीक्षण न करने का डीआरडीओ से अनुरोध राज्य सरकार द्वारा किया गया है। द्वीप के आसपास कछुओं के प्रजनन पर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ने से रोकने के उद्देश्य से राज्य सरकार के इस अनुरोध को ध्यान में रखते हुए डीआरडीओ ने परीक्षण टाल दिया है। उल्लेखनीय है कि उड़ीसा के समुद्री तटों पर इस मौसम में देश विदेश से बड़ी संख्या में आए ओलिव रिडले कछुए अंडे देते हैं। यह प्रश्न यूपीएससी में आ चुका है। ओलिव रिडले क्या है? कछुओं की दुर्लभ प्रजाति। कहां से उसका संबंध है? उड़ीसा के तट से। कौन से द्वीप से उनका संबंध है? व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप का नाम क्या कर दिया गया है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। अग्नि-1 का परीक्षण हमने कहां से किया था? व्हीलर द्वीप से किया था। उसके बाद फिर राज्य सरकार ने अनुरोध किया, तो हमने आगे परीक्षण को, हमने यानी मैं कौन होता हूं, डीआरडीओ ने आगे परीक्षण को रोकने का निर्णय लिया। अग्नि-1 की मारक क्षमता 700 किलोमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर तक है, और अग्नि का तो और ज्यादा रेंज बढ़ते जा रहा है। मैंने पिछले लेक्चर में बताया है, रायपुर से पढ़ा रहा था तो, और हर लेक्चर का वीडियो डला रहता है। जिस बच्चे का जहां से छूट जाए वो करंट अफेयर को कम से कम अपडेट करते चले। गाजा में युद्ध विराम के लिए सुरक्षा परिषद में लाए गए प्रस्ताव को अमेरिका का वीटो। गाजा जानते हैं? गाजा के क्षेत्र में कौन लड़ रहे हैं? फिलिस्तीन, हमास और इजरायली सेना के बीच 7 अक्टूबर 2023 से भीषण युद्ध चल रहा है। और अभी तो इजराइल किधर हमला करने लगा है? लेबनान के इलाकों पर, है ना। और आपने उस घटनाक्रम को भी कुछ सप्ताह पहले पढ़ा होगा। पेजर में क्या हुआ था? विस्फोट हुआ था। कितने लोग जान रहे हैं पेजर में विस्फोट हुआ? वेरी गुड। कितने लोगों को पता है पेजर क्या है? वेरी गुड। बहुत कम हाथ उठते जा रहे हैं। इससे जो लोग नहीं पढ़ते हैं न्यूज़ पेपर और पता नहीं क्या देखते हैं फोन में, रील वीडियो, वो लोग जाग जाओ। पेजर आपको नहीं पता है। और जितने पेजर थे एक साथ सब पेजर फट गए। कहाँ फट गए? हाँ, नहीं, आपको जानना चाहिए, मैं नहीं बताऊंगा अभी। हाँ ठीक है, वो इतना 15 दिन से, ये 15 दिन हो गया होगा इस सब घटनाक्रम को, या 7-8 दिन हुआ है, लगातार ये न्यूज है। आज हम मोबाइल टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। मैसेज भेजने के लिए मोबाइल से पहले कौन सी टेक्नोलॉजी थी? पेजर थी। खोजिएगा, पढ़िएगा। नहीं पढ़ेंगे, दुनिया की कोई शक्ति आपकी मदद नहीं कर पाएगी यदि आप इतने अज्ञानी होकर के बैठे रहेंगे तो। विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली 100 महिलाओं की फोर्ब्स सूची, लिखो इसको, पहले सुनो, नाम इनका लिखो। उर्सुला वान डेर लेयन,
जो यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष रही। नाम क्या है इनका? उर्सुला वान डेर लेन। उर्सुला वान डेर लेन विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिला घोषित की गई हैं। विश्व के, हाँ सर पेजर ब्लास्ट हुआ, ये देखो उधर से आंसर आ रहा है। उर्सुला वान डेर लेन विश्व की सबसे शक्तिशाली महिला, किनको घोषित किया गया है? उर्सुला वान डेर लेन। उर्सुला वान डेर लेन विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिला। और भारत की 4 महिलाओं का नाम आ रहा है। इन चारों का नाम आप जानिए, और ये नाम इसलिए बस काम नहीं आएगा कि रटना है। मेंस में जब आप महिला सशक्तिकरण पर निबंध लिखोगे, विमेन्स एम्पावरमेंट पर, तो ऐसी आधुनिक से आधुनिक मतलब नवीनतम से नवीनतम तथ्य का जब आप उपयोग करोगे तब आपका ऐसे पावरफुल होगा। आज विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 4 भारतीय महिलाओं का नाम शामिल है। नंबर 1 पर लिखिए निर्मला सीतारमण, वित्त एवं कारपोरेट मामलों की मंत्री, वित्त मंत्री है ना हमारी। तो भारत की तरफ से 4 महिलाएं विश्व की सर्वाधिक 100 शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स की सूची में शामिल हैं, जिनमें निर्मला सीतारमण का नाम सभी को पता है। सेकंड, रोशनी नाडर मल्होत्रा। रोशनी नाडर मल्होत्रा HCL मल्टीनेशनल कंपनी की चेयरपर्सन है। HCL मल्टीनेशनल कंपनी की चेयरपर्सन है। नाम क्या है इनका? रोशनी नाडर मल्होत्रा। रोशनी नाडर मल्होत्रा। पहले में निर्मला सीतारमण, सेकंड में रोशनी नाडर मल्होत्रा। विश्व की सर्वाधिक 100 महिलाओं की मतलब सर्वाधिक शक्तिशाली 100 महिलाओं की सूची में भारत से 70वें स्थान पर हैं सोमा मंडल, क्वीन ऑफ स्टील सोमा मंडल, और सेल की चेयरपर्सन रही हैं। वो किससे जुड़ी हैं? सेल, भारतीय इस्पात प्राधिकरण, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल। सेल की वो चेयरपर्सन रही हैं, मतलब अभी हैं ऐसा नहीं बोल रहा है, रही हैं। नालको से अपने कैरियर की शुरुआत की, सेल से जुड़ी, ठीक। नाम क्या है इनका? सोमा मंडल। सोमा मंडल विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 70वें स्थान पर भारत की सोमा मंडल, और एक और महिला किरण मजूमदार शाह। क्या नाम है इनका? किरण मजूमदार शाह। किरण मजूमदार शाह बेंगलुरु स्थित कंपनी बायोकॉन की चेयरपर्सन। बायोकॉन, बायोकॉन। देखो अब सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं का जो लिस्ट है वो इकोनॉमी से जुड़ चुका है, समझो। कभी एंजेला मर्केल इसमें लगातार स्थान बनाती थी, जर्मनी से जुड़ी थी, जर्मनी की वाइस चांसलर जो रही थी। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ी महिलाओं का इसमें क्या रहता था? वर्चस्व। अभी भी इसमें राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ी महिलाओं का वर्चस्व है, लेकिन इकोनॉमी से जुड़ी महिलाएं भी इसमें स्थान बनाने लगी हैं। कमला हैरिस का भी नाम होगा, आप इस सूची को देखेंगे तो, चाहे तो आप इस सूची को अपने इंटरेस्ट के लिए एज ए न्यूज पढ़ सकते हैं। एज ए न्यूज आप नहीं पढ़ सकते, आपके मन में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है जीवन जीने का या कुछ जानने का, तो 4 नाम को रटो। COP28 दुबई में संपन्न, मैंने इस सम्मेलन पे चर्चा की थी। कम से कम अब आप कहां हुआ ये तो जाने। COP28 सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉप का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। और इसका संबंध किससे है? जलवायु परिवर्तन से है, ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभावों से निपटने के प्रयासों से है। तो ये पूरे विश्व स्तरीय सम्मेलन का जो 28वां दौर है वो कहाँ हुआ है? दुबई। जलवायु परिवर्तन के, ग्लोबल वार्मिंग जैसे दुष्प्रभावों से निपटने के लिए COP28 संयुक्त अरब अमीरात दुबई में संपन्न हुआ। कहाँ संपन्न हुआ है? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात दुबई। इस पूरे सम्मेलन को पढ़ना आपके लिए जरूरी है ताकि आपका हाथ फ्री फ्लो चले पर्यावरण से संबंधित किसी भी एसे को मेंस में लिखने के लिए। और जो डर रहा है, कम से कम COP28 सम्मेलन कहाँ हुआ? दुबई में। ये बच्चों वाला तरीका है,
आगे बढ़िए। अब ये विश्व की कुछ प्रमुख घटनाएं। शी जिनपिंग तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बने, ठीक है। नाटो का 31वां सदस्य बना फिनलैंड। जो नहीं जानता है जोड़ ले। नाटो के बारे में कितने लोग जानते हैं, हाथ उठाओ। गुड। क्या है नाटो? हाँ, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एक सैन्य संगठन है जिसके किसी भी देश पर यदि हमला होगा तो उसके सभी सदस्यों पर हमला माना जाएगा। वो मिलजुल करके उसका जवाब देंगे। और नाटो की सदस्यता पाने के ही लालच में यूक्रेन किससे नाराजगी मोल ले बैठा? रूस से। तो नाटो का 31वां सदस्य कौन बना है? फिनलैंड। नाटो का 31वां सदस्य फिनलैंड। लंदन में ब्रिटेन के राजा और रानी के रूप में चार्ल्स तृतीय और कैमिला का राज्याभिषेक हुआ। आपका मन हो तो याद कर सकते हैं, कभी ये भारत के भी राजा हुआ करते थे जब हम उनकी गुलामी में थे। आप 1857 की क्रांति के समय रटते रहे होंगे, इंग्लैंड की रानी कौन थी? 1857 की क्रांति के समय रानी विक्टोरिया थी, एलिजाबेथ नहीं थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से व्यापार करने की अनुमति देने वाली रानी कौन थी? एलिजाबेथ थी। कंपनी के शासन का अंत करके सत्ता ब्रिटिश क्राउन के हाथों में जब आई क्रांति के बाद, तब भी रानी कौन थी? विक्टोरिया थी। तो इंग्लैंड की रानी ही भारत की रानी बन गई उस जमाने में। फिर हम तो उनसे आजाद हैं, लेकिन आज भारत में कैसी व्यवस्था है? हम लोकतंत्र भी हैं और लोकतंत्र होने के साथ साथ हम गणतंत्र भी हैं। हमारे प्रधानमंत्री को भी जनता चुनती है और हमारे शासन के सर्वोच्च शासनाध्यक्ष अर्थात राष्ट्रपति को भी जनता अप्रत्यक्ष रूप से चुनती है। लेकिन ब्रिटेन हमसे पीछे है। आज वहाँ लोकतंत्र है, प्रधानमंत्री है, लेकिन प्रधानमंत्री के ऊपर वहाँ पर राजा और रानी हैं जो वंशानुगत रूप से बनते हैं। तो लंदन में ब्रिटेन के राजा और रानी के रूप में चार्ल्स तृतीय और कैमिला का क्या हुआ है? राज्याभिषेक हुआ है। रेसेप तैयप एर्दोगन तीसरी बार तुर्की के राष्ट्रपति बन गए। आप इनका नाम जाने तो बहुत अच्छी बात है। रेसेप तैयप एर्दोगन तीसरी बार तुर्की के क्या बन गए हैं? राष्ट्रपति बन गए हैं। एलन मस्क ने ट्विटर का नाम बदल दिया है। कितने लोग जान रहे हैं क्या नाम हो गया है? एक्स हो गया है। ठीक, नहीं जानते हैं तो देख सकते हैं। नई दिल्ली में, इसको भी लिखिए, नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को 21वें स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। पिछले लेक्चर के दौरान ऑनलाइन वाले कोई स्टूडेंट राज ने मैसेज किया था कि G20 में अब सदस्य कितने हो गए हैं? 21। 21वां सदस्य कौन बना है? अफ्रीकी संघ। नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को 21वें स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। अफ्रीकी यूनियन स्थायी सदस्य बन गया G20 का। कौन से क्रम का स्थायी सदस्य बन गया? 21वें क्रम का स्थायी सदस्य बन गया। कनाडा के प्रधानमंत्री का नाम लिखें, जस्टिन ट्रूडो। कितने लोग जानते हैं कनाडा और भारत के बीच कुछ विवाद है करके? जो नहीं जानता है वो इसको होमवर्क के रूप में लिखे। कनाडा में अलगाववादी सिख नेता की हत्या में कथित रूप से भारत की संलिप्तता को लेकर कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के आरोप से कूटनीतिक विवाद छिड़ गया। भारत ने पलटवार करते हुए इस आरोप को बेतुका और प्रेरित बताकर कनाडा पर भारत विरोधी तत्वों को पनाह देने का आरोप लगाया। भारत और कनाडा दोनों के संबंधों में अभी तनाव है। कनाडा से जुड़े व्यक्ति का नाम, वहां के प्रधानमंत्री का नाम याद रखना है, जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो, जस्टिन ट्रूडो। कोलिंस डिक्शनरी ने 2023 में एआई को सबसे उल्लेखनीय शब्द घोषित किया। जरूरी नहीं है कि लिखें और याद करें, आप इससे समझें कि एआई एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्दावली है आज के जमाने की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस पर आपका एक आर्टिकल हर हाल में तैयार रहना चाहिए। आप निग्लेक्ट करोगे तो आप जाने। देखिए फिर से, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी शिखर सम्मेलन। एआई को लेकर के विश्व बहुत ज्यादा अवेयर है, होगा ही,
क्रांति है ये। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, GPAI सबमिट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तात्पर्य कंप्यूटर अथवा कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित रोबोट्स एवं मशीनों में मानव बुद्धि आधारित निर्णय लेने की क्षमता के समावेश से है। कंप्यूटर निर्मित मशीन नियंत्रित मशीनें अथवा रोबोट्स पहले से तय किए गए प्रोग्रामिंग के आधार पर ही काम करते हैं तथा कोई अलग स्थिति आने पर मानव बुद्धि की तरह निर्णय नहीं ले सकते, परंतु वर्तमान समय में कंप्यूटर में तथा कंप्यूटर नियंत्रित रोबोट्स में ऐसी बुद्धि का समावेश भी अब किया जाने लगा है जिसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहा जाता है। तमाम विकास होने के बावजूद AI द्वारा वह सभी कार्य नहीं किए जा सकते जो मानव अपनी बुद्धि से कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 21वीं सदी में विकास एवं तबाही दोनों के लिए साधन बन सकता है। इसके लाभ और हानियों पर चर्चा आज का ज्वलंत विषय है और इसीलिए ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर AI की शुरुआत 15 जून 2020 को हुई थी। इस संस्था पर 60 नोट्स मेंस में आ सकता है। कितने लोगों ने AI का उपयोग किया है अभी तक अपने जीवन में? अच्छा, कितने लोग अपने फोन पे लूडो खेले हो? तो लूडो आपने बोट के साथ कभी खेला है? क्या होता है बोट? वो AI तो है, रोबोट का रो हट गया तो बोट हो गया। बॉट बॉट एक प्लेयर रहता है ना, बॉट तो AI से तो चलते रहता है। तुम जैसे जैसे निर्णय लेते हो, तुम्हारी गोटी कितने घर आगे बढ़ेगी, वो भी कुछ ना कुछ सोच के क्या करते रहता है, डिसीजन लेता है। और कई बार बॉट से हार जाता है आदमी लूडो खेलते खेलते। कितने लोग बॉट से हार गए हो? और वैसे बॉट से हारना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी लूडो में चूंकि सारे अंक आपके हाथ में भी नहीं है तो बॉट करो। ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। आज के दौर के बच्चे हो, तुमको AI को जानना चाहिए, क्योंकि मैं करेंट अफेयर पढ़ा रहा हूं, साइंस नहीं पढ़ा रहा हूं। मेरी यहां पर सीमाएं हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं अगले घटनाक्रम पर। अल्जीरिया, सीरा लियोन, दक्षिण कोरिया, गुयाना और स्लोवेनिया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य। बार बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जिक्र आते रहता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य कौन होते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कौन होते हैं, ये आपको अब हर हाल में प्रिपेयर कर लेना चाहिए। अगला आपका होमवर्क लिख लें, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। पहले तो UN संयुक्त राष्ट्र संघ पर ही अपना एक लेख तैयार करें, UNO संयुक्त राष्ट्र संघ। एक बड़ा लेख जिसको मेंस क्लियर करना है, A to Z UNO पे होमवर्क करो। UNO मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। फिर UNO की अनुषंगी इकाइयां, यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO, इस पर अपना एक क्या तैयार करो, आर्टिकल तैयार करो। और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद क्या है, उस पर अपना होमवर्क तैयार करें। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी, एक बार पढ़ के छोड़ दें। ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक की भारत यात्रा, एक बार पढ़ के छोड़ दें। ओमान के सुल्तान भारत की यात्रा पर आए। आर्थिक परिदृश्य, जो काम का घटनाक्रम होगा मैं आपको बताऊंगा। रेपो दर वगैरह पर बार बार आ रहा है। वंदे भारत के बाद अब अमृत भारत रेलगाड़ियां, क्या है अमृत भारत रेलगाड़ियां, एक बार सुन लें बस। मेल ऑब्लिक एक्सप्रेस रेलगाड़ियों की श्रेणी में एक और नई रेलगाड़ी का प्रचलन रेलवे ने दिसंबर 2023 में शुरू किया है। अत्याधुनिक वंदे भारत एक्सप्रेस की तर्ज पर अब आम यात्रियों की सुविधा के लिए 22 कोच वाली इस रेलगाड़ी को वंदे साधारण कहा जा रहा है तथा औपचारिक रूप से इन्हें अमृत भारत एक्सप्रेस का नाम दिया गया है। और अयोध्या और दरभंगा के बीच ऐसी पहली रेलगाड़ी चली। 130 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से चल सकती है। पुश पुल तकनीक के तहत एक इंजन आगे रहते हुए रेलगाड़ी को खींचता है, दूसरा इंजन रेलगाड़ी को पीछे से धकेलता है। तो आपको एक टेक्निक भी समझ में आ रहा है, पुश पुल टेक्निक। एक पुश करता है इंजन और एक इंजन पुल करता है। सामने वाला पुल करेगा, पीछे वाला पुश करेगा। पुश पुल टेक्निक के तहत चलने वाली भारतीय रेलगाड़ियां है ना, तो आप इनके बारे में अब समझ गए, इसे दिमाग में बैठा लें। देखिए इन सब चीजों को मैं छोड़ दे रहा हूं, आप भी इन चीजों को लेकर परेशान नहीं होंगे। फिक्की के नए अध्यक्ष अनीस शाह, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी तक कभी गंभीरता से
इससे प्रश्न नहीं आया है, आना चाहिए। महिंद्रा एंड महिंद्रा से जुड़े हुए हैं अनीस शाह, फिक्की के क्या बन गए हैं, नए अध्यक्ष। मिस अर्थ 2023 दित्ता जिरी, मिस अर्थ 2023 दित्ता जिरी, मिस अर्थ 2023। अब देखिए 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार, इसको लिखें, 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी में मुझे पहचानो उपन्यास को मिला, हिंदी भाषा में 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार। जब भी साहित्य अकादमी पुरस्कार आएगा, जब भी साहित्य अकादमी पुरस्कार आएगा, जिस सत्र का आपको हिंदी का साहित्य अकादमी किसको मिला अपडेट करना रहेगा। 2023 का हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार मुझे पहचानो उपन्यास के लिए संजीव नाम के लेखक को मिला, संजीव नाम के लेखक को मिला। देखिए अब क्या पढ़ना है, अगला पॉइंट, साहित्य अकादमी पुरस्कार संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी और राजस्थानी सहित कुल 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है, 24। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं, 22। शायद आप संविधान की अनुसूचियां पढ़ चुके हैं, कितनी अनुसूचियां हैं संविधान में, 12। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं, इन भाषाओं के नाम याद रखिएगा। सबसे लास्ट में डोगरी शामिल हुई है ना, असमी, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, काश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी, ये सब 22 भाषाएं हैं। आपको जानना चाहिए संविधान की किस अनुसूची से जुड़ी हैं, 8वीं अनुसूची से। 2 और भाषाओं अंग्रेजी और राजस्थानी में भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। 24 भाषाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है और ये हिंदी भाषा के लिए इस वर्ष कौन से उपन्यास को दिया गया, मुझे पहचानो उपन्यास को। देखिए एक बढ़िया न्यूज, एआई आधारित न्यूज एंकर, एआई टीचर, ये सब केरल में आ चुके हैं करके बता रहा है। यूएनओ आपका पुराना होमवर्क था सर, बिल्कुल उम्मीद है आप कर लिए होंगे। टेनिस, लॉन टेनिस बड़ा फेमस रहता है। प्लेयर ऑफ द ईयर थोड़ी देर पहले चर्चा हुई थी, लॉन टेनिस में प्लेयर ऑफ द ईयर कौन है, नोवाक जोकोविच। और महिलाओं में प्लेयर ऑफ द ईयर ईगा स्वियाटेक, पोलैंड की। नोवाक जोकोविच सर्बिया का प्लेयर ऑफ द ईयर बने और महिलाओं में ईगा स्वियाटेक, ईगा स्वियाटेक। भारत की मनीषा रामदास विश्व की सर्वश्रेष्ठ पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी, तुरंत लिखिए, विश्व की सर्वश्रेष्ठ महिला पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है, विश्व की सर्वश्रेष्ठ महिला पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी भारत की मनीषा रामदास। विश्व बैडमिंटन महासंघ ने उनको ये पुरस्कार दिया है। तो कम से कम मनीषा रामदास का संबंध किस खेल से है, बैडमिंटन, पैरालंपिक्स। विश्व की दिव्यांगों के लिए, जिनके शरीर के कोई अंग काम नहीं करते हैं, उन्हें दिव्यांग या विकलांग, पहले विकलांग कहा जाता था, अब कौन से शब्द का प्रयोग होता है, दिव्यांग। और उनकी जो प्रतियोगिता है उसको पैरालंपिक्स कहते हैं। पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी लिखा है ना, भारत की मनीषा रामदास। अंतरराष्ट्रीय हॉकी संघ वर्ष 2023 का स्टार पुरस्कार दी है, जिसमें हार्दिक सिंह वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, हार्दिक पांड्या नहीं बोल रहा हूं, हार्दिक सिंह का संबंध किस खेल से है, हार्दिक सिंह का संबंध किससे है, फोटो देखो, हॉकी लेकर के चल रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हार्दिक सिंह को सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का सम्मान दिया। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी हार्दिक सिंह, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, कम से कम इतना तो जान रहे होंगे। इसलिए यदि हॉकी के फील्ड में इतना बड़ा अचीवमेंट मिल गया हार्दिक सिंह को, विश्व के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का, तो नाम तो याद रखना बनता है। और सविता पुनिया
वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर, ये भी बड़ा नाम हो गया। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी नहीं, सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर। विश्व की सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर पूनिया, वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर तो सविता पूनिया, हार्दिक सिंह। सविता पूनिया, हार्दिक सिंह, दोनों का संबंध किस खेल से है? सविता पूनिया और हार्दिक सिंह का संबंध किस खेल से है? सविता पूनिया और हार्दिक सिंह का संबंध हॉकी। सविता पूनिया, हार्दिक सिंह। नेक्स्ट देखिए, व्यास सम्मान भी इंपॉर्टेंट होता है। व्यास सम्मान बिड़ला फाउंडेशन देती है, साहित्य के क्षेत्र में देती है। विश्व की हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका पुष्पा भारती को 2016 में प्रकाशित उनके संस्मरण यादें यादें और यादें के लिए के बिड़ला फाउंडेशन का वर्ष 2023 का 33वां व्यास सम्मान दिया जाएगा। 4 लाख रुपए का यह पुरस्कार हिंदी भाषा में विगत 10 वर्षों में प्रकाशित किसी रचना के लिए 1991 से दिया जाता है। केवल ये याद रखें, व्यास पुरस्कार 2023 किसने जीता? पुष्पा भारती। पुष्पा भारती की रचना यादें यादें और यादें, नाम तो याद हो जाएगा। व्यास सम्मान कौन देती है? के बिड़ला फाउंडेशन। अब लिखो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, फिर से बड़ा न्यूज है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, क्या क्या राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में आते हैं? ब्रैकेट में लिखो, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। राष्ट्रीय खेल जो नहीं लिख पा रहे हो, इसको छोड़ना नहीं है किसी कीमत में। ये YouTube में आपके लिए ही रहेगा, दोबारा सुन के लिखना, दोबारा समझना, रिपीट करना। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। खेल रत्न पुरस्कार किसके नाम से दिया जाता है? मेजर ध्यानचंद के नाम से। किसी भी खेल के खिलाड़ी को दिया जाएगा, लेकिन मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से पूछेगा तो हाथ उठाइए। हॉकी। जो नहीं जान रहा है जान ले, हॉकी के जादूगर कौन कहलाए भारत में? मेजर ध्यानचंद। हिटलर उनके स्टिक को मंगा के देखूंगा बोलता था, उसमें चुंबक तो नहीं लगा है, पर हिटलर का दिमाग काम नहीं कर रहा था। चुंबक खींचेगा भी तो लोहे खींचेगा, हॉकी की बाल को थोड़ी खींच लेगा। यानी मानते थे कि एक बार उनकी स्टिक में गेंद आई तो चिपक सी जाती थी, बिल्कुल इधर उधर ले जाते रहते थे। कभी पुराना रिकॉर्डिंग देखिएगा तो उनके नाम से हमारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। किनके नाम से दिया जाता है? मेजर ध्यानचंद के नाम से। अर्जुन पुरस्कार ये भी जानते होंगे, तो किनके नाम से दिया जाएगा अर्जुन पुरस्कार? महाभारत के हमारे मतलब पौराणिक पात्र, पौराणिक चरित्र अर्जुन के नाम से। क्यों? क्योंकि अर्जुन योद्धा तो थे और अर्जुन खिलाड़ी भी तो थे, तीरंदाज। तीरंदाजी की स्पर्धा को उन्होंने जीता था। आपका ये कहानी आप जानते होंगे। लक्ष्य पर आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए। चिड़िया की आंख देखो वाली बात है। मुझे केवल मछली, चिड़िया की आंख दिख रही थी, बाद में मछली की आंख भी दिखेगी। तो तीरंदाजी के लिए पुराने समय से, अनादिकाल से चले आ रहे हैं पांडवों में से अर्जुन, तो उनके नाम से अर्जुन पुरस्कार। और द्रोणाचार्य पुरस्कार, तो ये खेल के भी गुरु नहीं हुए, कौरव और पांडवों के तीरंदाजी के प्रशिक्षक, तो स्पोर्ट्स प्रशिक्षक भी हो गए, युद्ध के भी प्रशिक्षक हो गए। तो खेल प्रशिक्षकों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार। मेजर ध्यान, देखिए हम राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों को नहीं जानते रहते हैं बच्चे आज की डेट में। क्रिकेट 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 बस में डूबे रहते हैं। भारत में जो राष्ट्रीय स्तर का खेल पुरस्कार है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट के ध्यानचंद पुरस्कार और मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, इतने प्रकार के पुरस्कार गवर्नमेंट देती है। अब देखिए, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार पहली बार 1992 में विश्वनाथन आनंद को शतरंज के लिए दिया गया था, और अभी 2023 में नो डाउट इन दोनों को मिलना था। किनको मिला? सात्विक साईराज, रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। इतने बार। अब देखो करंट अफेयर पढ़ने का फायदा, उभर करके महत्वपूर्ण व्यक्ति और महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने आ जाते हैं, रटना नहीं पड़ता। दो बच्चे नहीं भाई, महान है भारत के दो अच्छे खिलाड़ियों का नाम, युवा हैं, बालक हैं,
सात्विक साईराज, रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को सर्वोच्च खेल पुरस्कार क्या मिल गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 इनको मिला। किनको मिला? सात्विक साईराज, रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी मिलने के हकदार भी हैं। बैडमिंटन के फील्ड में लगातार भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? इसमें जितने लोगों का नाम है जो अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मजबूत करना चाहता है। 92 में विश्वनाथन आनंद को मिला, शतरंज के प्लेयर। 93 में गीत सेठी को मिला, बिलियर्ड्स के प्लेयर। 95 में होमी डी मोतीवाला और पी के गर्व, याचिंग। 96 कर्णम मल्लेश्वरी, नाम जानते होंगे, कितने लोग सुने होंगे, भारोत्तोलन से जुड़ी हैं। ओलंपिक से भी इनका नाम आप सुने होंगे। एन कुंजूरानी, लिएंडर पेस, सचिन तेंदुलकर, ज्योतिर्मय सिकदर, धनराज पिल्ले, पुलेला गोपीचंद, नाम सुने हो नहीं सुने हो? ये नंबर 1 के प्लेयर हैं। अभिनव बिंद्रा, अंजुबा बी जॉर्ज, पंकज आडवाणी, महेंद्र सिंह धोनी, गगन नारंग, ऐसा कौन व्यक्ति नहीं है जो इसमें फेमस ना हो? जो सबसे फेमस में भी फेमस होता है उसी को क्या दिया जाता है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ज्यादा नहीं कर सकते तो इस साल के को जानो, और यदि जीके करंट अफेयर आपके खून में दौड़ने लगे तो सारी चीजों को जानो। फिर आपको टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता। पढ़ने में क्या आना चाहिए? मजा। आगे देखिए, अर्जुन पुरस्कार। खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार पिछले 4 वर्षों की अवधि में अच्छे प्रदर्शन, नेतृत्व, खेल और अनुशासन की भावना दिखाने के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार के तहत 15-15 लाख की राशि पुरस्कृत खिलाड़ियों को दी जाती है। वर्ष 2023 के पुरस्कार के लिए विभिन्न खेलों के 26 खिलाड़ियों को चुना गया है। इनमें एथलीट पारुल चौधरी, शतरंज स्टार आर वैशाली, क्रिकेटर मोहम्मद शमी, पैरा तीरंदाज शीतल देवी, हॉकी खिलाड़ी कृष्ण बहादुर पाठक आदि शामिल हैं। वैसे ये 26 लोगों की सूची दे रही है, लेकिन फिर भी इनमें से जो उभर करके सामने आ रहे हैं, देखो हम पहले से चर्चा में ले रहे हैं आर वैशाली। कौन है आर वैशाली? प्रज्ञानंद की सिस्टर। दोनों का संबंध किससे है? चेस से है। शीतल देवी चर्चा में ले ही रहा था, पैरा तीरंदाज है। मोहम्मद शमी ना जानते हो तो जरूर जानो, मोहम्मद शमी जैसे बालर को जो नहीं जानता है बदमाश आदमी है। पारुल चौधरी कौन है? एथलीट हैं। अब देखिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार पर भी चर्चा होगी। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको देते हैं? द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षकों को। आ चुका है परीक्षा में। खेल प्रशिक्षकों को दिए जाने वाला, ट्रेनर्स को दिया जाने वाले पुरस्कार को क्या कहा जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो यदि आप चाहें तो और पढ़ सकते हैं। हाँ, ये फिर एक बहुत बढ़िया जानकारी आ रही है। जो बैडमिंटन का चैंपियनशिप है, एक नाम लिखो, चिराग सेन का। पहले चिराग सेन, सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियन। राष्ट्रीय ज्यादा नंबर ना लिखें तो राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियन। बैडमिंटन में राष्ट्रीय चैंपियन 2023 के कौन बन गए? चिराग सेन। एक तरफ 2 लोग तो काम कर ही रहे हैं। बैडमिंटन में राष्ट्रीय चैंपियन कौन बने हैं 2023 में? चिराग सेन, पुरुषों में। और महिलाओं में अनमोल खर्व। पुरुषों में चिराग सेन, महिलाओं में अनमोल खर्व। पुरुषों में चिराग सेन, महिलाओं में अनमोल खर्व। शतरंज, ध्यान से इसको सुनिए, 4वीं-5वीं बार ये नाम आने लगा। चेन्नई की वैशाली देश की 84वीं ग्रांड मास्टर। बढ़िया, बड़ा न्यूज है। ग्रांड मास्टर खिताब जीतने वाली भारत की 3री महिला कौन? आर वैशाली। आप समझ सकते हैं, नाम बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुका। आर प्रज्ञानंद और आर वैशाली ग्रांड मास्टर का खिताब जीतने वाली भाई बहन की विश्व की पहली जोड़ी। आर प्रज्ञानंद और आर वैशाली। आर प्रज्ञानंद और आर वैशाली। आर वैशाली
भारत की 84वीं ग्रांड मास्टर हैं। और देखो इनमें 3 महिलाएं अब कौन कौन हो गई, भारत की कौन सी महिला वर्ग में भारत की 3 महिलाएं कौन कौन है, कोनेरू हेम्पी और डी हरिका। कोनेरू हेम्पी, डी हरिका और अब आर वैशाली। आर वैशाली का संबंध किस खेल से है, शतरंज। कोनेरू हेम्पी का संबंध किस खेल से है, शतरंज। डी हरिका का संबंध किस खेल से है, शतरंज। दोनों भाई बहनों की जोड़ी ने शतरंज में तहलका मचा दिया है। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में राहुल द्रविड़ के कार्यकाल में वृद्धि। राहुल द्रविड़ का नाम हम लोग कुछ देर पहले ले रहे थे पिछले लेक्चर में। राहुल द्रविड़ को द वाल कहा गया, भारत के बहुत ही विश्वसनीय बल्लेबाज रहे और अभी भी क्रिकेट में सक्रिय हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के कोच का जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और जब भारत की टीम हार गई थी वर्ल्ड कप में तो हमारे प्रधानमंत्री गए थे और राहुल, तुमने बहुत मेहनत की करके राहुल द्रविड़ को भी वो क्या कर रहे थे, प्रेरित कर रहे थे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। विजय हजारे का संबंध किस खेल से है, क्रिकेट। चलिए बाकी चीजें छोड़ सकते हैं आप, कुश्ती छोड़ सकते हैं। लिएंडर पेस, हाँ बढ़िया घटनाक्रम है, फिर इसको लिखें। भारत के टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस, पूर्व खिलाड़ी है ना आप, दिग्गज, पुराने दिग्गज हैं। भारत के पूर्व वर्षों के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस और विजय अमृतराज टेनिस के इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किए जाने वाले भारत के ही नहीं एशिया के पहले पुरुष। समझिएगा, लॉन टेनिस में भारत का बहुत बड़ा दबदबा नहीं रहा है। लॉन टेनिस के बड़े प्लेयर्स का नाम सुनेंगे, आंद्रे अगासी, तो नोवाक जोकोविक, राफेल नडाल, आप सुनते होंगे, सब भारत से बाहर के हैं। लॉन टेनिस की बड़ी बड़ी स्पर्धाओं का नाम आपने सुना होगा, ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, अमेरिकी ओपन। और यदि कोई भारतीय मूल का व्यक्ति लॉन टेनिस में नाम कमाया तो ये पहले शुरुआती दौर में सबसे ज्यादा नाम कमाने वाले थे लिएंडर पेस। लिएंडर पेस का संबंध किस खेल से है बोला जाएगा तो लिएंडर पेस का संबंध किस खेल से है, टेनिस से। लिएंडर पेस हॉल ऑफ, जैसे क्रिकेट का हॉल ऑफ फेम है, क्रिकेट के हॉल ऑफ फेम में कौन शामिल हुए, डायना एडुल्जी, और कौन शामिल हुए, वीरेंद्र सहवाग। लॉन टेनिस के हॉल ऑफ फेम में लिएंडर पेस और विजय अमृतराज, लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। अब देखिए, राष्ट्रीय बिलियर्ड और स्नूकर चैंपियनशिप हुआ है। पुरुषों का खिताब मलकीत सिंह। सब चाहे तो पढ़ सकते हैं, ना चाहे तो कितना पढ़ोगे करके डर लग रहा होगा तो छोड़ सकते हैं। अब ये फरवरी का अंक घटनाक्रम की दृष्टि से समाप्त हो गया। एक बार दोहराओगे कि मैं दोहरा के बताऊं, बोलते चलो। पहला घटनाक्रम हमने क्या देखा, बहुत से राज्यों में चुनाव हुआ है जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, है ना, चर्चा में आया, उसको दोहराना है। फिर क्या पढ़ा हमने, भारत आगे बढ़ गया जनसंख्या में, चीन को छोड़कर हम विश्व में नंबर 1 में आ गए। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्या चीजें हमको पढ़ने को मिली। ओलाइव रिडिले क्या है, कछुओं की दुर्लभ प्रजाति, जो कहां पर है, उड़ीसा। उड़ीसा के उस इनर व्हीलर द्वीप का नाम क्या कर दिया गया है, हाँ, एपीजे अब्दुल कलाम। मतलब आप ध्यान से सुन रहे हैं। आर प्रज्ञानंद का संबंध किस खेल से है, शतरंज। उनके बारे में देखिए, आर प्रज्ञानंद के ऊपर 60 नोट्स बनना चाहिए, आर वैशाली के ऊपर 60 नोट्स बनना चाहिए कि नहीं। और जो बैडमिंटन में 2 लोग कौन हैं जो बार बार नाम कमा रहे हैं, हाँ, उनके ऊपर आपको जानकारी बनाना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपको और कौन सी चीजें फरवरी के अंक में मेरे अनुसार पढ़ना चाहिए। व्यक्तित्व परीक्षण पे लेख है यानी इंटरव्यू। फिर जो चयनित लोग हैं उनका इंटरव्यू दिया है। आप ट्राई करें कि आपका इंटरव्यू छपे।
पढ़ तो सकते हैं, कोई मना ही नहीं है, प्रेरणा मिलेगी, लेकिन आप प्रयास ये करें कि कभी आपका भी इंटरव्यू किसी पत्रिका में आ जाए। स्मरणीय तथ्य बार बार बता ही रहा हूं, वन लाइनर फैक्ट है, पीछे की चीजों को दोहराया जाता है, नई चीजें जोड़ी जाती हैं, जरूर पढ़िएगा। भारत और जापान वैश्विक सामरिक साझेदारी की नई संभावनाएं छोड़ सकते हैं, बहुत ज्यादा चर्चित नहीं। भारत की मृदुल शक्ति सॉफ्ट पावर यूपीएससी लेवल पे ठीक है, अभी आप छोड़ सकते हैं। वैसे मृदुल शक्ति को जब आप पढ़ेंगे ना, सॉफ्ट पावर को, तो आपको भारत की फॉरेन पॉलिसी समझ में आएगा, हम कैसे कैसे करते हैं, भारत की मृदुल शक्ति के घटक क्या हैं। भारत एक प्राचीन सभ्यता है, अहिंसा पर आधारित है, भारत ने निरंतर उपनिवेशवाद और जाति भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किया है, भारतीय मूल के लोगों का बड़ा समुदाय दुनिया के अनेक देशों में निवास करता है, मतलब हम दुनिया की बहुत बड़ी ताकत हैं। ऐसी ताकत है जो सैन्य शक्ति नहीं, कैसी ताकत है, सॉफ्ट पावर, दुनिया का कोई देश हमको निग्लेक्ट नहीं कर सकता। ये सब चीजों को यहाँ पर बताया गया है। हम वसुधैव कुटुंबकम का विचार रखते हैं, ऐसा सब, और इन सब चीजों को समावेशी विकास की नीति है। इन सब चीजों को हमारे प्रधानमंत्री जब भी इंटरनेशनल लेवल के किसी समिट में जाते हैं बड़ी मजबूती से सामने रखते हैं। एक व्यक्ति को जानना चाहिए अपने देश की ताकत, हम किस किस चीजों के आधार पर ताकतवर थे। COP28 चर्चा हो ही रही थी, अब COP28 महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पर एक लेख दे दिया गया। ये लेख आपको निश्चित रूप से मेंस में लेख लिखने में सहायक बनेगा। इस लेख को पढ़ने का आदत डालो, ये आपका पेपर पढ़ना हुआ। COP28 जम्मू कश्मीर में बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इस लेख को पढ़ें। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35A पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय संवैधानिक एकीकरण की दिशा में एक सही कदम। आप आर्टिकल 370 जरूर पढ़ें और आर्टिकल 35A, दोनों जम्मू कश्मीर से जुड़े हैं, जरूर पढ़ें, देखें, जानें। इस लेख से आपको मदद मिल सकती है। आप इस पर 60 नोट्स बना लें। क्या है अनुच्छेद 370 और 35A, सब कुछ दिया हुआ है, पढ़ करके आपको 60 नोट्स बनाना है। विशुद्ध शून्य, नेट जीरो, आपकी मर्जी। एक अच्छा कॉन्सेप्ट है नेट जीरो, ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए लाया गया एक शब्दावली है कि हम इसके माध्यम से क्या करेंगे, अपने प्रदूषण के उत्सर्जन को कम करने का हमारा टारगेट रहेगा, नेट जीरो। अब ऐतिहासिक व्यक्तित्व है, आपकी मर्जी। भारतीय कला संस्कृति से श्रीनिवास रामानुजन चर्चित रहे, क्यों रहे, गणित से जुड़े व्यक्ति हैं श्रीनिवास रामानुजन, और रामानुजन नंबर, इसको देख करके समझें अचानक चर्चा में क्यों आ गए। बाकी चीजें आपकी मर्जी पर है, आप पढ़ें छोड़ें, हैबिट में आना चाहिए। एक प्रतियोगिता दर्पण आप एक महीने में 10 दिन पढ़ के खत्म करें, हर दिन आधा एक घंटा पढ़ते रहें। सिलक्यारा बड़कोट सुरंग दुर्घटना, राहत और बचाव कार्य का दुर्लभतम प्रयास। इस दुर्घटना को जानिए। अभी हमने रेड होल पर चर्चा की थी, कैसे सुरंग के नीचे फंसे लोगों की जान बचाई गई, कैसे दुर्घटना हो गई। इस पर फिर से एक आर्टिकल दे दिया गया है। आप इसको पेपर पढ़ रहे हैं ऐसा पढ़ें। बार बार मांग आती है ना, पेपर कैसे पढ़ें, वो पेपर नहीं है आपका असली पेपर, ये सामने है। हरित हाइड्रोजन भविष्य का सर्वाधिक स्वच्छ ईंधन। क्या है हरित हाइड्रोजन, कम से कम जानिए क्या है हरित हाइड्रोजन, पूरा लेख ना पढ़ सके। भारत और मालदीव के बीच दूरियां आ रही हैं, क्यों आ रही हैं देख सकते हैं। कृषि अर्थव्यवस्था और ऋणग्रस्तता के बीच अंतर संबंध, आपकी मर्जी है, कठिन सा लेख है। डीप फेक का सामाजिक खतरा, जरूर पढ़ें। मेंस में मान के चलिए डीप फेक से निबंध रहेगा, डीप फेक या एआई से रहेगा ही, और हम तैयार कराएं या ना कराएं, पूरा रेडीमेड निबंध आपके सामने है, पढ़ो इसको। और बड़ा इंटरेस्टिंग निबंध है, डीप फेक कैसे बनता है, डीप फेक से तकलीफ क्या है, डीप फेक का लाभ क्या है। जल संकट जानना चाहिए, दुनिया जूझ रही है जल संकट से, जानते रहें। फिर ये आपको पिछली चीजों को दोहराने के लिए दिया गया है।
तो अभी मैं इस पर कोई भी चर्चा नहीं करूंगा, है ना। आज के लिए इतना काफी है। 2 अंक हमने क्या कर लिया, कवर कर लिया। ऊपर से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्य परीक्षा का हल भी दिया गया है। मतलब आपके पास पढ़ने के लिए बहुत सा मटेरियल प्रतियोगिता दर्पण अवेलेबल कराता है, जिसको आपको देखना जरूरी रहता है एडवांसमेंट करने के लिए। आज इतना काफी है।